हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, 2 से 3। तो इसमें कुछ मैं लेक्चर के माध्यम से भी बताऊंगा और कुछ मैं आप लोगों को रिटर्न में भी दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है गैसीफायर कैसे कार्य करता है। जो गैसीफायर होता है वह कैसे कार्य करता है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो गैसीय कारक अप ड्राफ्ट या इसे गैसीय कारक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गैसीय कारक अप ड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट प्रकार के होते हैं। डाउन ड्राफ्ट प्रकार के गैसीय कारक में ईंधन तथा वायु सह के रूप में बहते हैं, जबकि अप ड्राफ्ट गैसीय कारक में ईंधन तथा वायु विपरीत धारा के रूप में बहते हैं। तो क्या बोला है, गैसीय कारक जो होता है अप ड्राफ्ट या डाउन ड्राफ्ट प्रकार के होते हैं। डाउन ड्राफ्ट प्रकार के जो गैसीय कारक होते हैं इनमें ईंधन जो होता है वायु सह के रूप में बहता है, जबकि जो अप ड्राफ्ट गैसीय कारक होता है इसमें ईंधन तथा वायु विपरीत धारा के रूप में बहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हालांकि मूल प्रतिक्रिया क्षेत्र समान ही होता है, सभी का दोनों का मूल प्रतिक्रिया क्षेत्र जो होता है वह समान ही होता है। रिएक्टर में ईंधन ऊपर से डाला जाता है। ईंधन जैसे ही नीचे आता है इसे सुखाया तथा इसका पायरोलिसिस किया जाता है। ऑक्सीकरण क्षेत्र में हवा को रिएक्ट में झोंका जाता है। पायरोलाइसिस उत्पादन तथा ठोस बायोमास के आंशिक दहन के जरिए तापमान 1100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो क्या बोला है कि रिएक्टर में ईंधन ऊपर से डाला जाता है। ईंधन जैसे ही नीचे आता है इसे सुखाया जाता है तथा इसका पायरोलिसिस किया जाता है। ऑक्सीकरण क्षेत्र में हवा को रेडिएटर में झोंका जाता है और पायरोलिसिस उत्पादन तथा ठोस बायोमास के आंशिक दहन के जरिए तापमान जो होता है वह 1100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इससे भारी हाइड्रोकार्बन तथा टार को तोड़ने में मदद मिलती है, जिससे क्या होता है, भारी हाइड्रोकार्बन तथा टार को तोड़ने में मदद मिलती है। ये उत्पाद नीचे की ओर आते हैं और अवकरण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां लाल गर्म चारकोल पर भाप तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैस का निर्माण होता है। इंजन में भेजने से पहले इस गर्म और बदबूदार गैस को शीतक, क्लीनर तथा फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। तो क्या बोल रहा है, इससे भारी हाइड्रोकार्बन तथा टार को तोड़ने में मदद मिलती है। ये उत्पाद नीचे की ओर जाता है और अवकरण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां लाल गर्म चारकोल पर भाप तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न जो गैस होता है उसका निर्माण होता है। और इंजन में भेजने से पहले इस गर्म और बदबूदार गैस को शीतक, क्लीनर तथा फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। अब बात आता है दोस्तों, उत्पन्न गैस का क्या किया जाता है। ठीक है, तो उत्पन्न गैस का क्या किया जाता है। स्वच्छ उत्पन्न गैस का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के निर्माण में, दोहरे आईसी इंजन जहां डीजल तेल को 60 से 80% की सीमा तक विस्थापित किया जाता है। तो स्वच्छ उत्पन्न गैस का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के निर्माण में, दोहरे आईसी इंजन के निर्माण में या 100% गैस दहन इस्पात प्रज्वलन इंजन के जरिए किया जाता है। उत्पन्न गैस का प्रयोग छोटे छोटे बॉयलरों, गर्म वायु जनरेटरों, ड्रायर आदि में ताप पैदा करने में प्रयुक्त कई पारंपरिक ऊर्जा के रूप में कई जगहों पर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है कि जो उत्पन्न गैस है उसका हम लोग उपयोग कहाँ पर करेंगे। अब इसमें बात आती है कैपेसिटी की, इसकी क्षमता कितनी होती है। तो बायोमास गैसीकारक आधारित प्रणालियों को कुछ किलोवाट से लेकर मेगावाट तक बिजली के निर्माण के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तापन के लिए तेल खपत की वर्तमान ऊपरी सीमा 200 से 300 किलोग्राम प्रति घंटे है। कितनी है, 200 से 300 किलोग्राम प्रति घंटे इसकी खपत सीमा है, कैपेसिटी है। अब देखते हैं इसकी लागत। तो बायोमास गैसीकारक विद्युत निर्माण प्रणाली की आदर्श लागत 4 से 5 करोड़ रुपए MWE है। तो इसकी लागत कितनी है, कुल लागत कितनी, 4 से 5 करोड़ रुपए। विद्युत निर्माण की लागत प्लांट की वहन क्षमता आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है। विद्युत निर्माण की लागत जो है वो बायोमास की लागत, प्लांट की वहन क्षमता आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है और इसकी अनुमानित लागत 2.5 से 3.5 रुपए प्रति किलोवाट के बीच है। कितनी, 2.5 से 3.5 किलोवाट के बीच में है।
तापीय प्रयोगों के लिए अनुमानित लागत प्रति 1 मिलियन किलो कैलोरी क्षमता के लिए 0.5 से 0.7 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो यही था गैसीफायर। गैसीफायर का यूज, गैसीफायर कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, सौर ऊर्जा क्या है, इसके उपयोग बताइए। ठीक है, तो इसको देखेंगे, सौर ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग बताइए। थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो प्रश्न है, सौर ऊर्जा क्या है, इसको उपयोग बताइए। तो इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे आपका इसी में आ जाएगा सौर तापक, सौर कुकर, सौर शुष्कन या सोलर ड्राइंग जिसे कहते हैं, सोलर लालटेन, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो ये 1 नंबर में पूछेगा और 5 नंबर में पूछेगा, तो भी आप लोग इसमें से बता सकते हैं। तो इसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सौर ऊर्जा क्या है। तो भारत के अधिकतर हिस्सों में प्रतिदिन औसत और विकिरण प्रति घंटे 4 किलोवाट वर्ग मीटर है। भारत के जो अधिकतर हिस्से हैं उनमें प्रतिदिन औसत सौर विकिरण जो होता है वह प्रति घंटे 4 किलोवाट वर्ग मीटर है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष औसतन 250 से 300 दिन धूप खिली रहती है। सबसे ज़्यादा वार्षिक विकिरण ऊर्जा पश्चिमी राजस्थान को प्राप्त होती है। तो क्या बोला है, भारत के अधिकतर हिस्सों में प्रतिदिन औसत सौर विकिरण जो होती है, सूर्य की प्रकाश की जो विकिरण होती है वह 4 किलोवाट वर्ग मीटर है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 250 से 300 दिन धूप खिली रहती है। सबसे ज़्यादा वार्षिक विकिरण ऊर्जा पश्चिमी राजस्थान को प्राप्त होती है, जबकि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को सबसे कम वार्षिक विकिरण ऊर्जा मिलती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सबसे कम वार्षिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई गुण मौजूद होते हैं जो इसे एक आकर्षक तथा टिकाऊ विकल्प बनाते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई गुण मौजूद होते हैं जो इसे एक आकर्षक तथा टिकाऊ विकल्प बनाते हैं। एक गुण है जैसे हो गया वैश्विक विस्तार, प्रदूषण मुक्त प्रकृति तथा अनंत आपूर्ति। ये गुण क्या करते हैं, टिकाऊ बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा के स्रोत सूर्य को विशेष महत्व दिया गया है। अपारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा के स्रोत सूर्य को विशेष महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की ऊपरी सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो सूर्य की ऊपरी सतह उसका जो टेम्परेचर वह कितना है, 6000 डिग्री। ठीक है, ज्यों ज्यों सूर्य के अंदर प्रवेश किया जाएगा इसके तापमान में बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे सूर्य के अंदर प्रवेश किया जाएगा तो क्या होगा, इसके तापमान में बढ़ोतरी होगी। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या बोला है, सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य ही एक अकेला ऐसा स्रोत है जो ऊष्मा और प्रकाश दोनों रूप में हमारी मदद करता है। सूर्य ही एक ऐसा प्रकाश है जो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में हमारी मदद करता है। सूर्य हमें 50,000 लाख सालों तक ऊर्जा देता रहेगा। सूर्य हमें कितनी सालों तक ऊर्जा देता रहेगा, 50,000 लाख सालों तक ऊर्जा देता रहेगा। इसके बाद यह सिकुड़ने लगेगा और इसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि अपनी ही ऊर्जा और प्रकाश को स्वयं निगलने लगेगा। तब एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह लाल गोला तारे में परिवर्तित हो जाएगा। तब फिर श्याम वामन तारा बनकर अंतरिक्ष में कहीं लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का द्रव्य लगातार घट रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी एक समस्या है। क्या समस्या है कि जो सूर्य है वह हमें 50,000 लाख साल तक ऊर्जा देता रहेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा और इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वह इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाएगा कि यह अपने प्रकाश को स्वयं निगलने लगेगा। तब एक ऐसी स्थिति आएगी जब यह क्या हो जाएगा, लाल गोला तारे में परिवर्तित हो जाएगा और फिर श्याम वामन तारा बनकर अंतरिक्ष में कहीं लुप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की जो द्रव्य है वह लगातार घट रही है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा। आगे चलिए देखते हैं। वर्ष 1981 में पहली बार देश में कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर्ष सन 1981 में पहली बार देश में कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी CASE का पूरा नाम क्या, देखिए 1 नंबर पूछ सकता है कि CASE इसका पूरा नाम क्या है, तो कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो वर्ष 1981 में पहली बार देश में CASE स्थापित किया गया।
जो अगले ही वर्ष पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग अर्थात DNES में बदल गया। किसमें बदल गया? DNES में बदल गया। और यह विभाग वर्ष 1992 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में परिवर्तित हो गया। तो देखिए कितना बदलाव हो गया। सन 1981 में पहली बार यह देश में कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्थापित किया गया, जो अगले ही वर्ष अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग अर्थात DNES में बदल दिया गया। और यह विभाग सन 1992 में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में भी परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है। वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार, वाशिंगटन में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, यह इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा के निवेश में बढ़ता जा रहा है। क्या? वाशिंगटन स्थित वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ता जा रहा है। इस समय क्षेत्र में 30 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया जा चुका है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना निवेश किया जा चुका है? 30 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया जा चुका है, जो बिजली उद्योग में कुल निवेश का 20 से 25% है। जो कि बिजली उद्योग में कुल निवेश का कितना है? 20 से 25% तक है। अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का दोहन और इसमें निवेश सबसे ज़्यादा है। दुनिया के 48 देशों में ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिनसे अक्षय ऊर्जा के प्रसार को प्रोत्साहन मिल रहा है। दुनिया में ऐसी नीतियां बनाई गई जिन 48 देश ऐसे हैं जिन्हें अक्षय ऊर्जा के प्रसार को प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे देशों में भारत से 14 विकासशील देश भी शामिल है। ऐसे देश में भारत समेत 14 विकासशील देश भी शामिल हैं। सौर ऊर्जा 2 विधियों के द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है। तापीय विधि में ऊष्मा का इस्तेमाल पानी गर्म करने, खाना पकाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए है। प्रकाशीय वोल्ट विधि के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे प्रकाश की व्यवस्था, संचार तथा गैर विद्युतीकृत क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति आदि के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने भी इसका परिचय देखा सौर ऊर्जा की, कि कैसे क्या है, कब यह खत्म होगा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ इसका निर्माण हुआ। ठीक है। अब इसका देखेंगे यूज कैसे करेंगे। तो सौर ऊर्जा के विभिन्न उपयोग हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग विभिन्न, जैसे डिफरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। देश में कुछ समय से सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां सामान्य विद्युत आपूर्ति संभव नहीं है, वहां सौर ऊर्जा के विद्युत प्रकाश उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्या कराए जा रहे हैं? सौर ऊर्जा के विद्युत प्रकाश उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे उन क्षेत्रों में टेलीविजन आदि भी चलाए जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है? उन क्षेत्रों में टेलीविजन आदि भी चलाए जाते हैं। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के अनुसार राष्ट्रपति भवन में बिजली तथा ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए या करने की योजना बनाई गई है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के अनुसार राष्ट्रपति भवन में बिजली तथा ऊर्जा की जरूरतों को पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत 8 मेगावाट और सौर ऊर्जा विद्युत स्टेशन स्थापित किया जाएगा। 8 मेगावाट और सौर विद्युत ऊर्जा स्थापित किया जाएगा, जो संपूर्ण राष्ट्रपति भवन परिसर की बिजली की जरूरतों को पूरा करेगा। इस वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था से राष्ट्रपति भवन में खर्च होने वाली बिजली में 25 से 30% तक की बचत होगी, और इस विद्युत स्टेशन पर आने वाली लागत अगले कुछ वर्षों में ही होने वाली बचत से वसूल हो जाएगी। ठीक है। तो यह इसका विभिन्न उपयोग के लिए देखते हैं। तो पहला यूज है सौर तापक। क्या है? सौर तापक, सोलर हीटर। तो विश्व में सौर ऊर्जा का सामान्यतः इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। सबसे छोटा उपलब्ध और जल तापक 100 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का है, जो 4 से 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए पर्याप्त है। तो क्या बोल रहा है? सौर तापक क्या है? तो विश्व में सौर ऊर्जा का सामान्यतः इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। सबसे छोटा जो उपलब्ध सौर जल तापक है वह 100 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का है, जो 4 से 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए पर्याप्त है। इस पर 15,000 रुपये से 18,000 रुपये के बीच की लागत आती है। इस सौर जल तापन प्रणाली से 1500 यूनिट बिजली प्रतिवर्ष बचाई जा सकती है। यह सौर जल तापक 15 से 20 वर्ष तक काम कर सकता है। ठीक है। तो यह था सोलर तापक। दूसरा है सोलर कुकिंग या सौर कुकिंग, या सोलर कुकर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इन सभी को अलग से पूछ सकता है 1 नंबर में और 5 नंबर में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत में सौर ऊर्जा के उपयोगों में कुकिंग, खाना पकाना,
सबसे आम है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के सौर कुकर उपलब्ध हैं। इससे ईंधन पर बार बार खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर इसका उपयोग नियमित रूप से किया जाए तो एक बॉक्स सोलर कुकर से 3 से 4 रसोई गैस सिलेंडरों के प्रति वर्ष की बचत हो सकती है। तो भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग में कुकिंग जो होता है, खाना पकाना सबसे आम बात है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रकार के सौर कुकर उपलब्ध हैं। ठीक है, विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग सौर कुकर उपलब्ध हैं। इनसे ईंधन पर बार बार खर्च नहीं करना पड़ता। अगर इसका उपयोग नियमित रूप से किया जाए तो एक बॉक्स सोलर कुकर से 3 से 4 रसोई गैस सिलेंडरों की प्रति वर्ष की बचत हो सकती है। इससे पर्यावरण में भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और पारंपरिक ऊर्जा का संरक्षण होता रहता है। सौर कुकिंग एक धीमी प्रक्रिया है और इसीलिए इसमें पका हुआ खाना ज़्यादा बेहतर तथा पौष्टिक होता है, परंतु इसकी एक सीमा भी है। सौर कुकर साफ धूप वाले दिन ही अच्छी तरह कार्य करता है। तो देखिए, यही इसकी एक समस्या है कि ये जो सौर कुकर होता है वह साफ दिन वाले दिन ही अच्छी तरह कार्य करता है। सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 जवानों के लिए खाना तैयार करने के लिए सेना ने जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लेह क्षेत्र में अपने कैंप में अप्रैल 2005 में एक सौर स्टीम कुकिंग प्रणाली की स्थापना करके ईंधन की बचत के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी की है। तो क्या बोल रहा है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से 500 जवानों के लिए खाना तैयार करने के लिए सेना ने जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लेह क्षेत्र में अपने कैंप में अप्रैल 2005 में एक सौर स्टीम कुकिंग प्रणाली की स्थापना करके ईंधन की बचत के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी की है। इस प्रणाली की एक खासियत यह है कि यह शून्य से कम तापमान और बर्फबारी की स्थिति में भी काम करती रहती है। तो इस प्रणाली की यही एक सबसे अच्छी खासियत है कि ये जो प्रणाली है इसमें यह शून्य से कम तापमान और बर्फबारी की स्थिति में भी काम करती रहती है, क्योंकि यह प्रणाली सौर विकिरण पर आधारित है और और सर्दी के मौसम के दौरान सौर विकिरण बेहतर होता है। तो यही था आपका सौर कुकर या सोलर कुकिंग। ठीक है, आगे है सोलर ड्राइंग, सौर शुष्कन। तो सौर शुष्कन क्या है? तो कई कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादों के प्रसंस्करण या परिरक्षण के लिए नमी की मात्रा में कमी लाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुखाने की प्रणाली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादों के प्रसंस्करण या परिरक्षण के लिए नमी की मात्रा में कमी लाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग का बीज हो गया, उसको हम लोग सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि सीड ड्राइंग क्या होता है, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके लिए सुखाने की प्रणाली की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा संग्राहियों द्वारा गर्म की जाने वाली हवा का उपयोग करते हैं तथा इन्हीं गर्म हवा की आवश्यकताओं के अनुसार मॉड्यूल्स में स्थापित किया जाता है। जबकि वर्तमान शुष्कन में पारस्परिक ईंधन जैसे बायोमास, तेल या बिजली का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन इतने महंगे तथा इनके उपयोग द्वारा प्रदूषण भी फैलता है। अधिक उत्पादों के लिए सूर्य शुष्कन सबसे कम खर्चीला तथा व्यापक उपयोग में लाए जाने वाला एक विकल्प है। पारंपरिक ईंधनों की बढ़ती लागत तथा प्रदूषण के खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण शुष्कन और औद्योगिक एवं कृषि कार्यों के लिए तकनीकी एक आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक विकल्प बनते जा रहे हैं, परंतु इसकी एक सीमा भी है। यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो यह प्रक्रिया क्या करती है? बहुत ज़्यादा समय लेती है। देखिए, सीमा और इसका यूटिलाइजेशन ये जरूर याद रखिएगा, यही सब पूछता है एग्जाम में। तो देश में कृषि उत्पाद तथा फल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उपयोग हेतु सौर शुष्कों की काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ठीक है, सौर शुष्क प्रणाली विभिन्न औद्योगिक उत्पाद जैसे रसायन, चमड़ा, नमक, प्लाईवुड तथा कपड़ा उद्योग में सुखाने के कार्य के लिए स्थापित किए जाते हैं और शुष्कन विभिन्न घरेलू कार्यों में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इनका उपयोग कपड़ा उद्योग, लकड़ी, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण, कागज, औषधियाँ तथा कृषि उद्योग में कई कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है। और ये जो शुष्कन होता है यह 15 से 20 वर्षों तक कार्य कर सकता है। इसकी कुछ सीमाएं भी है, जैसे सौर शुष्कन प्रक्रिया पारंपरिक ईंधन के उपयोग द्वारा किए जाने वाले शुष्कन की तुलना में धीमी है और इनका उपयोग केवल 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सुखाने तक ही किया जा सकता है। ठीक है, दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अभी आप कम से कम 10 मिनट और लगेगा इस वीडियो को पूरा होने में। तो अगला क्वेश्चन है सोलर लालटेन। सोलर लालटेन क्या है? तो सौर लालटेन पोर्टेबल प्रकाश प्रणाली है। सोलर लालटेन क्या है?
पोर्टेबल प्रकाश प्रणाली है, यह हल्की होती है, यही कारण है कि अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल किया सकता है। तो सौर लालटेन एक पोर्टेबल प्रकाश प्रणाली है, यह हल्की होती है, यही कारण है या इसीलिए इसे घर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल पोर्टेबल लालटेन, एक या दो लैंप वाली घरेलू रोशनी प्रणालियों और गलियों में रोशनी करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि पोर्टेबल लालटेन एक या दो लैंप वाली घरेलू रोशनी प्रणालियों और गलियों में रोशनी करने के लिए किया जा रहा है। शहरी इलाकों में इसका उपयोग गलियों में चमकते लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी जिसे कहते हैं पर आधारित प्रदर्शन पटलों, ट्रैफिक संकेत प्रणालियों, संदेश प्रदर्शित करने वाली प्रणालियों तथा विज्ञापन पटक को चमकाने के लिए किया जा रहा है। तो यही था सोलर लालटेन या सौर लालटेन। आगे देखेंगे सोलर लाइट, सौर गृह प्रणाली। सौर सोलर लाइट या सौर गृह प्रणाली। तो सौर गृह प्रणाली घर के एक या अधिक कमरों में आरामदायक प्रकाश उपलब्ध कराती है। एक दो या चार कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप वाली कई किस्म की सौर गृह प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। इस प्रणाली से छोटा डीसी पंखा, 12 वोल्ट डीसी टेलीविज़न भी चलाया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है कि सौर गृह प्रणाली घर के अंदर या अधिक कमरों में आरामदायक प्रकाश उपलब्ध कराती है। एक, दो या चार कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL जिसे कहते हैं, CFL जो बल्ब आता था पहले उसी को बोल रहा है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप वाली कई किस्म की सौर गृह प्रणालियाँ उपलब्ध होती हैं। इस प्रणाली में छोटा डीसी पंखा, 12 वोल्ट डीसी टेलीविज़न भी चलाया जा सकता है। सौर जनरेटर पीवी व्यू पर आधारित बैटरी तथा उपयुक्त आकार के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए लघु जाली वाली स्वयं विस्थापित प्रणाली है। यह क्या है? सौर जनरेटर पीवी व्यू पर आधारित बैटरी तथा उपयुक्त आकार के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए लघु जाली वाली स्वयं विस्थापित प्रणाली है। बिजली फेल होने या लोड शेडिंग जैसी परिस्थितियों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटों की अवधि के लिए सीमित भार जैसे लाइट, पंखा हो गया, को बिजली की आपूर्ति हेतु यह प्रणाली डिजाइन की गई है। शहरी क्षेत्रों में दुकानों, क्लिनिक तथा लघु प्रतिष्ठानों में दैनिक लोड शेडिंग अवधियों के दौरान पारंपरिक लघु क्षमता वाले पेट्रोल आधारित जनरेटरों के स्थान पर इन सौर जनरेटरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही था सोलर लाइट। आगे देखेंगे सौर जल पंप, सोलर पंप। ठीक है, तो सोलर पंप सबसे पहले देख लेते हैं। तो फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा पीने व सिंचाई के लिए कुओं आदि से जल को पंप किया जाना भारत के लिए अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। ठीक है, सामान्य जल पंप प्रणाली में 900 वाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, एक मोटर युक्त पंप एवं अन्य आवश्यक उपकरण होते हैं। अब तक 4500 से ऊपर सौर जल पंप स्थापित किए जा चुके हैं। तो अब तक 4500 से ज़्यादा सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है ग्रामीण विद्युतीकरण, एकक बिजली घर या सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यह क्या होता है? फोटोवोल्टेइक सेलों पर आधारित इन बिजली घरों से ग्रिड स्तर की बिजली ग्रामवासियों को प्रदान की जा सकती है। इन बिजली घरों में अनेकों सौर सेलों के समूह, स्टोरेज, बैटरी एवं अन्य आवश्यक नियंत्रण उपकरण होते हैं। बिजली को घरों में वितरित करने के लिए स्थानीय और ग्रिड की आवश्यकता होती है, स्थानीय सौर और ग्रिड की आवश्यकता होती है। इन संयंत्रों से ग्रिड स्तर की बिजली व्यक्तिगत आवासों, सामुदायिक भवनों व व्यापारिक केंद्रों को प्रदान की जा सकती है। इनकी क्षमता 1.25 किलोवाट तक होती है। अब तक लगभग 1 मेगावाट की कुल क्षमता के ऐसे संयंत्र देश के विभिन्न हिस्सों में लगाए जा चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, लक्षद्वीप, बंगाल का सागर द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख रूप से भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, यही 2 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए, बहुत अच्छी समझ में भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा बताया भी है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए। तो ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। क्या बोल रहा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार मान लीजिए कोई ऊर्जा है, ठीक है,
तो उस ऊर्जा को न नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका उत्पादन किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इस टाइम, तो मेरी जो ऊर्जा है इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही इसका उत्पादन किया जा सकता है। इस ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ तो ये क्या है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में आपको परिवर्तित करके बोल रहा हूँ, तो एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का न ही तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक प्लेट लिए हैं, ठीक है, आप ऊपर से प्लेट को छोड़ेंगे, ऊर्जा आपके हाथ में है, ठीक है, आप ऊर्जा प्लेट को छोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लेट जाके नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या करेगा, आवाज करेगा। तो देखिए जो ऊपर से प्लेट नीचे आके गिरा तो क्या हो गया, वह ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो यही देखिए ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहा है। तो यही होता है। तो किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, किसमें, ऊर्जा संरक्षण के नियम में। ऊर्जा के विविध रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया कि किसी प्लेट को ऊंचाई से गिराते हैं तो प्लेट को स्थितिज ऊर्जा, प्लेट में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही था ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझ गए होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक क्वेश्चन आता है, उपयोग एवं उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत है, पहला नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं जिनका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सकता है, उस ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे हवा हो गया, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरी, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, ठीक है। दूसरा अनवीकरणीय स्रोत, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्य हैं या जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं जिनका उत्पादन लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो यह सब नवीकरणीय स्रोत था और अनवीकरणीय स्रोत। यह किस पे था, उपलब्धता के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर देखेंगे तो उपयोग के आधार पर ऊर्जा के भी दो स्रोत, कुल दो स्रोत ही होते हैं। पहला होता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, दूसरा होता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक स्रोत मतलब समझ रहे होंगे जिसकी परंपरा चली आ रही है, जिसे हम बहुत पुराने समय से यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। और जिसे हम हाल ही के दिनों से यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। तो परंपरागत या पारंपरिक स्रोत में आ जाता है जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तापी विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, सौर कुकर, सौर पैनल, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब गैर पारंपरिक स्रोत हैं। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, आप लोगों ने देख लिया। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते किसे हैं, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे जीवाश्मी ईंधन हो गया, तापी विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, पवन ऊर्जा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हाल ही के दिनों से वैकल्पिक रूप में किया जा रहा है, उसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत कहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।